वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पे। और जैसे कि आप जानते हैं कि कल के टर्म पे हम लोगों ने काम किया हुआ था। कल के टर्म पे हम लोगों ने एक वोकैब का और परसों के टर्म पे भी एक वोकैब का सेशन अटेंड किया हुआ था और आज हम फिर से उस वोकैब के सेशन को आगे बढ़ाने वाले हैं। और वोकैब का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, और ये बात करना बेहद ज़रूरी है। बेहद ज़रूरी इस बात का है कि बच्चों को ये लगता है कि हमारा जो कोर्स है या सिलेक्शन है वो बस चुटकी बजाते हो जाए। और मैं ख्याल से अगर एज ए स्टूडेंट मैं अपनी सोच बताऊंगा तो शायद एज ए स्टूडेंट मैं भी यही सोचूंगा कि बस एक मैजिक बैंड है एंड यू हैव टू मूव दैट मैजिक बैंड और आपका काम जो है वो हो जाएगा। और ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हमारे जो अनुभव के अनुसार आप बात करेंगे तो मुझे जो लगता है, और जो बाकी लोग भी जो है, अगर आप किसी समझदार इंसान से पूछेंगे तो आपको ये बताएगा कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में और पहले के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत डिफरेंस हो गया है। अब एग्ज़ाम्स में बहुत डेप्थ हो गई है। आप ये नहीं कि आपने कोई एसपी बख्शी बुक पढ़ लिया, आपने ल्यूसेंट पढ़ लिया, आपने कोई घटना चक्र लगा लिया, आपका काम हो गया। आपको डेप्थ का मतलब ये कि रीडिंग आपको बढ़ानी पड़ेगी और आपको उसके साथ साथ अपडेट भी रहना पड़ेगा। लेकिन स्टूडेंट्स को ये लगता है कि बस एक जादू की छड़ी घुमा दी और एक चुटकी बजाई, बस तुरंत हमारा काम हो गया। तो बच्चों, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले बात करना बेहद ज़रूरी है कि हम कर क्या रहे हैं। करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भाई देखो, आपको अगर आप किसी अच्छे टीचर से पूछेंगे या किसी भी अध्यापक की सलाह लेंगे तो आपको एक हमेशा बात कहेगा। और ये जो बात मैं अब बोलने जा रहा हूँ इस पर बहुत ज़्यादा जो है अमल करिएगा, विचार कीजिएगा। यू हैव टू थिंक ओवर दैट, बट एग्जैक्टली यू हैव टू थिंक ओवर कि आपकी जो शुरुआत होती है यानी जो पढ़ाई होती है उसमें आपका जो फोकस होता है वो स्पीड पर कभी नहीं होना चाहिए, एक्यूरेसी पर होना चाहिए। आप मान लीजिए कि आप कहीं पर टाइपिंग सीख रहे हैं और आपने सोचा कि भैया पहले दिन हमको काखा गागा बता दिया गया, ABCD बता दिया गया और टाइपिंग फॉन्ट पे हमारे बिल्कुल स्पीड मेंटेन कर लें फर्स्ट डे, तो आप ऑब्वियस बात कर सकते हो, गलत नहीं है। लेकिन आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है फर्स्ट जो है वो आपका जो मोटो है वो आपका एक्यूरेसी पर होना चाहिए। एंड दैट दिस इज द सेम थिंग विच अप्लाइज ऑन और एज अप्लाइज ऑन मैथमेटिक्स ऑन और ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स। नो, यू सिंपली हैव टू फोकस ऑन एक्यूरेसी। यू कैन नॉट आप बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल स्पीड मेंटेन कर लें पहले दिन से और आपका जो है काम ख़त्म हो गया। तो शुरुआत हमारी जो होती है वो हमेशा स्लो होती है भाई। शुरुआत में हमेशा हमारा जो फोकस होता है वो एक्यूरेसी पर होना चाहिए, स्पीड पर नहीं होना चाहिए। और जिन लोगों ने स्पीड में काम करने की ज़्यादा कोशिश की है वो आज भी लगे हुए हैं। और ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि सारे स्टूडेंट का, बहुत से लोगों को हो भी जाता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यार उनका रेशियो और जो कॉमन स्टूडेंट उनका रेशियो बहुत अलग होता है। सिंपली आपको जो कोशिश करनी है वो ये करनी है कि हमारी जो स्पीड है वो बात की बात है, पहले एक्यूरेसी पर वर्क करिए। एक्यूरेसी का मतलब ये कि आपने जितना चीज़ें पढ़ा हुआ पहले आपको तैयार होना चाहिए। तैयार आपको पुराना वाला है नहीं, और आप ये सोच रहे हैं कि बस हम एक वो कहते हैं ना कि जितना डाइजेस्ट हो रहा है पहले उतना तो खाओ। आपको खाना है भैया 10-15 रोटी एक साथ खा लेंगे, बस ख़त्म काम, पेट खराब करके बैठ गया आराम से। तो वो ये नहीं करना है। आपको करना क्या है कि आपको जो थोड़ा थोड़ा पढ़ना है वो आपको तैयार करना है ना। तो भैया आपको जो भी करना है आप चीज़ों को एक वे में करिए और स्लो प्रोसेस पर जितना लिखा हुआ है, जितना पढ़ लिया है, जितना आपने अटेंड कर लिया उसको नोट कर कर याद करिए। ये नहीं कि आपने पूरा कोर्स पढ़ लिया बस घर पे बैठ गया आराम से। भाई साहब कुछ नहीं मिलने वाला, मैं बता रहा हूँ आपको। और लाखों लड़का यही कर रहा है, उठा ली किताब, कोर्स पढ़ लिया घर पे, ख़त्म काम। अरे भैया एक बुक से कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पर कई बुक सॉल्व करनी पड़ेंगी। तो पहले आप कम से कम बेसिक क्लियर तो करो, समझ रहे हैं ना। तो ये कोई नाराज़गी वाली बात नहीं है। इस बात को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। हम कर क्या रहे हैं? हम नोट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, देख रहे हैं, नोट नहीं कर रहे हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आपको लेक्चर अटेंड करना है, अटेंड कीजिए, चीज़ों को नोट कीजिए, ठीक है। और वैसे तो वैसे लाखों यूट्यूब पे चैनल हैं, अब मैं उनके बारे में क्या ही कहूँ, आप समझदार, ठीक है ना। तो आपको पता है कि जो एक लैब मिल गई है पढ़ाने के लिए या पढ़ने के लिए, तो उसको नोट करिए, याद कीजिए और रोज़ बैठ के 1 घंटा कम से कम रिवाइज़ कीजिए, और यही चीज़ आपकी ग्रामर पर होगी। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। आज हम फिर से वोकैब के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन करने वाले हैं, और मैंने आज कुछ ऐसे वर्ड भी डाले हुए जो हमारे थोड़े से छुपे हुए वर्ड हैं, यानी कि आपको यूजुअली दिखाई नहीं पड़ेंगे लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, नंबर फर्स्ट पे एक वर्ड लिखा हुआ है, वो है फैब्रिकेट द स्टोरी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है फैब्रिकेट द स्टोरी। फैब्रिकेट का मतलब होता है बनाना और स्टोरी मतलब होता है कहानी। तो जब भी कोई इंसान आपके सामने मनगढ़ंत कहानी बनाएगा, इंग्लिश में उसको फैब्रिकेट द स्टोरी कहेंगे। आपको फॉल्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, फैब्रिकेट लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा झूठी कहानी बनाना या मनगढ़ंत कहानी बनाना, ठीक है। तो वेरी सिंपल, आज हमने जो पहला वर्ड सीखा हुआ वो लिखा हुआ है फैब्रिकेट द स्टोरी, यानी कि मनगढ़ंत कहानी
बनाना। बताइए क्लियर हो रहा है मेरी बात ना? ठीक है। फैब्रिकेट द स्टोरी माने क्या हो जाएगा? मनगढ़ंत कहानी बनाना, यानी कि मेक फॉल्स स्टोरी, यानी कि ये फैब्रिकेट के लिए हमारा एक इडियम हो जाएगा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि फैब्रिकेट के लिए हम लोग कौन कौन से वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। तो फैब्रिकेट के लिए हम लोग कुछ और वर्ड का यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर प्रेपोजिशन अप लगाई जाती है। प्रेपोजिशन लिखी हुई है कुक अप या ट्रम्प अप। यहाँ से देखिएगा, कुक अप या ट्रम्प अप। कुक अप या ट्रम्प अप दोनों का मतलब क्या हो जाएगा? मनगढ़ंत यानी झूठी कहानी बनाना। इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं? कॉन्सॉक्ट भी कहते हैं, जो कि वर्ब है। इसका मतलब हो जाएगा झूठी कहानी बनाना, कॉन्सॉक्ट। आप जब कॉन्सॉक्ट का नाउन बनाने पर आएंगे तो इंग्लिश में उसको बोलेंगे कॉन्सॉक्शन, यानी कि सिर्फ झूठी कहानी, यह है झूठी कहानी बनाना। और कॉन्सॉक्शन का मतलब सिर्फ क्या हो जाएगा? झूठी कहानी। बताइए क्लियर हो रहा है ना? ठीक है। तो झूठी कहानी बनाने के लिए जो सबसे पहला वर्ड हमने लिखा हुआ है वो है फैब्रिकेट द स्टोरी। फैब्रिकेट के लिए जो हम ईडियम यूज़ करते हैं वो है स्पिन द यार्न, झूठी कहानी बनाना, जिसके लिए हम लोग दो ऐसे वर्ड यूज़ कर सकते हैं जिसमें प्रेपोजिशन अप लगाई जाएगी, कुक अप और ट्रम्प अप। कुक अप ट्रम्प अप के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? कॉन्सॉक्ट। क्लियर हो गया? तो 4 वर्ड हमारे पास में हैं, फैब्रिकेट, कुक अप, ट्रम्प अप और कॉन्सॉक्ट। We have 4 words for making false story. These words are fabricate, cook up, trump up and concoct. If talking about noun, तो यहाँ पर the concoction will be a noun to concoct. Concoct एक verb है, हिंदी है झूठी कहानी बनाना। सिर्फ झूठी कहानी के लिए इंग्लिश में concoction यूज़ करेंगे। क्लियर हो गया? और ऑप्शन इडियम के तौर पर स्पिन द यार्न करेंगे। स्पिन द यार्न जब हमारा एग्जाम में आता है तो वहाँ पर हमको concoction ऑप्शन पे मिल सकता है और कई बार मिल भी चुका है। ठीक है। छोटी सी बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है, आप लोगों ने यहाँ पर जो कुकअप लिखा हुआ है, इस पर एक बार हमारे इंग्लिश के एग्ज़ाम में कुक लिखा हुआ था और प्रेपोजिशन अब भरने के लिए आई थी लोअर डिविजनल क्लर्क के एग्ज़ाम में। वहाँ पर लिखा हुआ था शी ऑलवेज कुक्स ब्लैंक एंड स्टोरी, तो हो जाएगा कुक्स अप एंड स्टोरी, सॉरी कुक्स अप द स्टोरी। ठीक है। तो कुकअप का मतलब हो जाएगा मनगढ़ंत कहानी बनाना। 4 वर्ड हो गए हैं, फैब्रिकेट, कुकअप, ट्रम्प अप, कॉन्सॉक्ट, और हमारा मुहावरा कौन सा हो जाएगा? स्पिन द यार्न। इसके बाद छोटी सी बात ध्यान देने वाली है, अगर कोई इंसान झूठे आंसू बहाता है, इंग्लिश में उसको बोलते हैं शेड। शेड माने क्या होता है? आंसू बहाना। कॉन्सॉक्शन मैंने नाउन हटा दिया यहाँ से, आप अपना नोट कर लीजिएगा बाद में। जब भी कोई इंसान झूठे आंसू बहाता है तो आंसू बहाने के लिए इंग्लिश में शेड द टीयर्स। और भैया झूठे आंसू बहाने के लिए शेड क्रोकोडाइल टीयर्स। ये क्रोकोडाइल टीयर्स घड़ियाली आंसू बहाना, यानी कि किसी चीज़ का दिखावा करना, स्पेशली झूठे आंसू बहाना, है ना। तो शेड माने बहाना, शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, झूठे आंसू बहाना, इसका मतलब नकली बहाना बनाना, यानी कि ऐसी फीलिंग को दिखाना जो आपके मन में वास्तव में नहीं है, आप किसी चीज़ का ढोंग कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। क्लियर हो गया? शेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू फील फॉल्स फीलिंग, झूठी फीलिंग को दिखाना। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप बोर्ड पर नहीं देखिए, मुझे ध्यान दीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझिएगा। हमको ये बात अच्छे से पता है कि प्रभावित करने को इंग्लिश में बोलते हैं अफेक्ट। अफेक्ट माने क्या होता है? प्रभावित करना। उसी अफेक्ट जिसका मतलब होता है प्रभावित करना, इसी का दूसरा मतलब होता है किसी चीज़ का ढोंग करना। अफेक्ट जिसका मतलब होता है प्रभावित करना, उसी अफेक्ट का दूसरा मतलब होता है किसी चीज़ का ढोंग करना। अब इसीलिए बनावटी व्यवहार को इंग्लिश में अफेक्टेड बिहेवियर कहते हैं। बनावटी व्यवहार वो व्यवहार जहाँ पर इंसान अपनी मन की फीलिंग को नहीं दिखाता, बल्कि वो फीलिंग दिखाता है जो उसके मन में नहीं है। सामने से जो है वो कुछ और बोलेगा, मन में कुछ और है, यानी कि असली फीलिंग को वो छिपाता है। बताइए क्लियर हो गया ना? ठीक। आप अगर यहाँ पर बात करेंगे, देखिए मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, व्हेन आई टेल माई डॉटर, जब मैं अपनी डॉटर से कहता हूँ टू गो टू स्कूल, स्कूल जाने के लिए, शी फील्स या अफेक्ट्स इलनेस, वो बीमारी का ढोंग करती है। अफेक्ट की जगह ढोंग करने के लिए हम लोग फील भी लगाते हैं, स्पेलिंग है हमारी FEIGN। क्लियर हो रहा है ना? ठीक है। तो व्हेन आई टेल माई डॉटर, जब अपनी बड़ी बेटी से कहता हूँ स्कूल जाने के लिए, शी फील्स या अफेक्ट्स इलनेस, वो बीमारी का ढोंग करती है। क्लियर हो गया? ढोंग करने के लिए 2 वर्ड में लिखे हुए हैं, पहला लिखा हुआ अफेक्ट, दूसरा लिखा हुआ है फील, FEIGN। बताइए क्लियर हो रहा है ना? अब ढोंग करने के लिए यहाँ पर हमने कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, एक तो अफेक्ट हो गया, एक फील हो गया, तीसरा वर्ड हमारा हो जाएगा सिमुलेट, SIMULATE। सिमुलेट का मतलब भी वही हो जाएगा, अपने मन की दूसरी फीलिंग को छिपाना और सामने किसी और फीलिंग को दिखाना। फील, सिमुलेट, अफेक्ट के बाद में डिसेंबल, शैम और एज्यूम, ये सारे वर्ड्स यहाँ पर ऑप्शन के तौर पर आ सकते हैं। मेनली जो हमारे वर्ड हैं वो कौन कौन से हैं? फील है, अफेक्ट है और सिमुलेट है। बताइए
कौन कौन से वर्ड हमारे पास में? फीन है, अफेक्ट है और सिमुलेट है। डिसेंबल, शैम और एज्यूम ये तीनों भी ऑप्शन के तौर पर आ जाएंगे। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, ये बात थोड़ी सी जानने वाली है कि डिसेंबल को जब पूछते हैं, वैसे तो बहाना यानी ढोंग करने को इंग्लिश में बोलते हैं प्रिटेंड। क्या बोलते हैं? प्रिटेंड। प्रिटेंड माने किसी चीज़ का ढोंग करना। बचपन से पता है कि बहाना करना इंग्लिश में ये बोलते, प्रिटेंड बोलते हैं। तो जब डिसेंबल देते हैं ऑप्शन के तौर पर वहाँ पर, तो मन की दूसरी फीलिंग को छिपाने के लिए कई बार हाइड भी ऑप्शन के तौर पर दे सकते हैं। इंग्लिश में शैम वर्ब भी है और नाउन भी है, जिसको हम इंग्लिश में छलावा कहते हैं, है ना, छलावा। अगर आपको याद हो तो 2-3 टर्म पहले हम लोगों ने एक वर्ड जो है पढ़ा हुआ था, डिस्गाइज और मैस्क्यूरेट, भेष बदलना, कैमोफ्लेज वातावरण के अनुसार रंग बदलना। तो वहाँ पर क्या था कि जो शैम हमारा है वो डिस्गाइज के लिए कभी कभी ऑप्शन के तौर पर सिनोनिम पर बन जाता है, क्योंकि इसका मतलब होता है कि आप किसी इंसान को छलने के लिए अपना भेष बदल रहे हैं। तो इंग्लिश में सिमुलेट, अफेक्ट, फीन, डिसेंबल, शैम, एज्यूम, इन सारे वर्ड्स का यूज़ किया जाता है ढोंग करने के लिए। जो हमारे प्राइम वर्ड हैं, द मेन इंपॉर्टेंट वर्ड्स आर, आई मीन द प्रोमिनेंट वर्ड्स आर फीन, सिमुलेट, अफेक्ट। अफेक्ट वर्ब भी है, ये बहुत ही कम लोगों को पता है, एंड दैट इज द रीजन आई हैव रिटन एन एग्जाम्पल हियर। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है टू शो दैट कि अफेक्ट को एज अ वर्ब कैसे यूज़ किया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि बनावटी को इंग्लिश में हम लोग अफेक्टेड तो कहते ही हैं, इसका उल्टा हमारा नकली जेन्युइन हो जाता है। बिल्कुल सही है। आपके पास अगर 2 ऑप्शन लिखे हुए हैं जहाँ पर आपको नकली असली का अपोजिट निकालना है, तो अफेक्टेड की बजाय अगर वहाँ पर फेक लगा हुआ है तो फेक को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, ये बात मैंने बता दी, हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी। वो इंसान जो किसी चीज़ का ढोंग करता है, यानी कि पाखंडी व्यक्ति जो अपने मन में फीलिंग को छुपाता है और दिखाता कुछ और है, ऐसे इंसान को इंग्लिश में इम्पोस्टर या हाइपोक्रेट कहते हैं। हाइपोक्रेट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो किसी और चीज़ का होने का आडंबर करता है, दिखावा करता है। इम्पोस्टर और हाइपोक्रेट। अब वन वर्ड पे वहाँ पर क्या होगा? वन हु प्रिटेंड्स, वो जो बहाना करता है, टू बी, वो होने का जो वो वास्तव में नहीं है। तो ये मैं वर्ड पहले भी बता चुका हूँ, थोड़ा सा मैंने दोबारा रिवाइज करा दिया है ताकि आप लोग देखें तो आपके दिमाग बैठ जाए। इम्पोस्टर और हाइपोक्रेट वो व्यक्ति जो वो होने का दिखावा करता है जो वो वास्तव में नहीं है। बताइए, क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, तो इम्पोस्टर पाखंडी व्यक्ति इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाइपोक्रेट। चलिए शुरुआत करते हैं फिर से एक बार ज़रा। अगर कोई इंसान मनगढ़ंत कहानी बनाता है, इंग्लिश में बोलेंगे फैब्रिकेट। इंग्लिश में उसको 2 वर्ड बोलते हैं, अपवाले, कुकअप, ट्रम्प अप, और चौथा क्या हो जाएगा? कॉन्सॉर्ट। सिर्फ झूठी कहानी की बात करेंगे तो एक मुहावरा लगाते हैं, इडियम यूज़ करते हैं, एंड दिस इज स्पिन द यार्न। ठीक है, शेड क्रोकोडाइल टीयर्स मीन्स झूठे आंसू बहाना, इट मीन्स टू शो फॉल्स फीलिंग्स। And now we're talking about to show false feeling as a verb over there. Then we have to use feen as a verb. Feen, affect, simulate. And now the options will be, the synonyms will be dissemble, sham and assume. इन सब के लिए pretend हमारा एक कॉमन वर्ड है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक ऐसा इंसान जो पाखंडी है और वो दिखाता है जो वास्तव में नहीं है, ऐसे इंसान को इंग्लिश में हम लोग इम्पोस्टर या हाइपोक्रेट कहते हैं। इन दोनों मतलब क्या हो जाएगा? पाखंडी हो जाएगा। छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ी इंपॉर्टेंट कम है। एज्यूम का मतलब तो वैसे ही आपको जानते हो, पता है कि भैया कई बार अंदाज़ा लगाने के सेंस में एज ए वर्ब यूज़ करते हैं। एज्यूम का दूसरा मतलब हम लोगों ने यहाँ पर क्लास में पढ़ा हुआ है, किसी चीज़ का ढोंग करना। लेकिन एज्यूम को एज ए वर्ब जब यूज़ करेंगे तो वहाँ पर कपड़े पहनने के लिए जो है, कपड़े पहनने के लिए भी एज्यूम को एज ए वर्ब यूज़ किया जा सकता है। एज्यूम एज ए वर्ब कपड़े पहनने के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि डॉन है। यहाँ आप कोने में जाएंगे और एक थोड़ा सा बात नोट कीजिएगा, मैं बता दूँ आपको। ये एक मैंने बॉक्स बना देता हूँ, ये देखिए जरा। डॉन, किसी चीज़ को पहनना। बताइए, क्लियर हो रहा है? कई बार कोई इंसान छोटी मोटी चीज़ें, जैसे कि उसने ग्लासेस लगाए हुए हैं या कैप पहनी हुई है, तो वहाँ पर आपको डॉन एज अ वर्ब देखने को मिलेगा। ये वही डॉन है जो आप लोग अभी तक जानते थे, यानी कि स्पेलिंग वही सेम है लेकिन उसका मतलब दूसरा हो जाएगा। तो डॉन कैन बी यूज्ड एज अ वर्ब टू दिस थिंग यू शुड नो, आई थिंक दैट नो। तो आपकी चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए कि डॉन का मतलब कपड़े पहनना भी होता है और डॉन का मतलब वो डॉन भी जो आप जानते हो। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमने सारी चीज़ें नोट कर ली हैं, यानी पढ़ ली हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे एक वर्ड की, वो लिखा हुआ है इनकल्सेट। इनकल्सेट और इंस्टिल अपने आप में 2 ही ऐसे वर्ड हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। इन दोनों का मतलब होता है किसी को कोई चीज़ सिखाना। अब अक्सर हम लोग एक बात हमेशा यूज़ करते हैं, वो है टीच। टीच एक वर्ब है जिसका प्रयोग हम लोग हमेशा करते हैं कि हमें किसी को, इंसान को कोई चीज़ सिखानी चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है। अब आप उसको छोड़िए, पहले मेरी बात को ध्यान सुनिए, मैं जो बोलूँ। जैसे आपने ये कहा हुआ है कि माँ बाप को अपने बच्चों को अनुशासन सिखाना चाहिए,
तो इंग्लिश में इंस्टिल और इनकलसेट ये दोनों वर्ड ही वहाँ पर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो है प्रोमिनेंटली यूज़ किए जाते हैं। एंड एज एन एग्जाम्पल आई हैव रिटन हियर समथिंग, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। The example is we should instill the sense of responsibility in the mind of our children. I mean हमें अपने बच्चों के दिमाग में जिम्मेदारी का भाव बैठाना चाहिए, यानी कि हमें अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि जिम्मेदारी क्या चीज़ होती है। अगर आप इनकलसेट को सर्च करेंगे डिक्शनरी में तो लिखा होगा किसी चीज़ को बार बार रिवाइज करके सिखाना, बार बार किसी इंसान को जो है दंड देकर या उस इंसान को ट्रेन करके सिखाना। तो सिखाने के लिए जो टीच वर्ड है उसकी जगह पर हम इनकलसेट और इंस्टिल वर्ड यूज़ कर सकते हैं। क्लोज टेस्ट में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला वर्ड्स में से ये एक वर्ड है, और अभी हाल ही हमारा जो SSC स्टेनो का एग्ज़ाम हुआ है 2021 में नवंबर में, वहाँ पर ये हमारा जो है एज अ वर्ब इनकलसेट पूछा गया है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इनकलसेट और इंस्टिल, किसी को कोई चीज़ सिखाना, स्पेशली डिसिप्लिन सिखाने के लिए हम लोग इस वर्ड को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, इनकलसेट और इंस्टिल। और मैंने जो क्लास स्टार्ट की तो सबसे पहले वर्ड बताया था वो था हमारा फैब्रिकेट। क्या होता है फैब्रिकेट? माने झूठी कहानी बनाना, इंग्लिश में बोलते हैं कुकअप, ट्रम्प अप और कॉन्सॉक्ट। ठीक है, ढोंग करने के लिए फीन, अफेक्ट और सिमुलेट। ऑप्शन तौर पर डिजेंबल, शैम और एज्यूम यूज़ करेंगे। एज्यूम का मतलब कपड़े पहनना भी होता है, बहुत ही कम लोगों को पता है, लेकिन कपड़े पहनने के लिए एज्यूम इतना यूज़ नहीं होता जितना कि यहाँ पर डॉन यूज़ होता है एज अ वर्ब। ठीक है, और झूठी कहानी बनाने के लिए इंग्लिश में स्पिन द यार्न हम लोग यूज़ करते हैं। पाखंडी इंसान कौन इंग्लिश में? इम्पोस्टर और हाइपोक्रेट कहलाएगा। इनकलसेट और इंस्टिल इन दोनों का मतलब है किसी को कोई चीज़ सिखाना, स्पेशली अनुशासन सिखाना या रेस्पॉन्सिबिलिटी सिखाना। बार बार रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि चीज़ें अगर नोट नहीं करेंगे तो सब बेकार हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं वीडियो देखने का। आप चीज़ों को नोट ज़रूर करिएगा पढ़ने के बाद में। चलिए, किसी इंसान के अंदर जब कोई कमी होती है, स्पेशली उसके जब कैरेक्टर में कमी होती है, तो इंग्लिश में हम लोग क्या करते हैं? फ्लॉ वर्ड बहुत यूज़ करते हैं। वैसे तो मैं आपको एक बात बता दूँ, फॉली और पिटफॉल मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, लेकिन ये वर्ड एग्जैक्टली अप्रोप्रिएट सिनोनिम नहीं बनते हैं, सिर्फ काम चलताऊ ही पर्यायवाची बनते हैं। काम चलाओ पर्यायवाची बनते हैं, यानी कि टेम्पोररी जो है सिनोनिम बन जाते हैं, एग्जैक्टली वो मतलब नहीं होता। तो जब इंसान का कोई कैरेक्टर में कोई ऐसी कमी होती है जो उस इंसान को ले डूबती है, कई बार ऐसा होता है, मैं आपको एक बात बता दूँ, कई बार ऐसा होता है कि जब इंसान बहुत टैलेंटेड है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे गुण हैं, लेकिन कोई एक ऐसी फॉली उसके कैरेक्टर में आ जाती है जिससे जो है वो अपने आप को ही जो है बुरा बना देता है, अपना ही नुकसान कर बैठता है। तो इंग्लिश में उसको जो है फ्लॉ बहुत वर्ड यूज़ करते हैं। तो हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमी ज़रूर है, चाहे वो कैरेक्टर में कमी हो, चाहे वो गुण किसी चीज़ की क्वालिटी में कमी हो, लेकिन कमी की जो इंग्लिश है वो इंग्लिश में क्या कहलाती है? फ्लॉ कहलाती है। ठीक है, तो फ्लॉ। अब आपने अगर विलियम शेक्सपियर के प्ले पढ़े हो तो विलियम शेक्सपियर के प्लेज में ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो हमारा कैरेक्टर है उसमें एक ट्रेजिक फ्लॉ होता है। ट्रेजिक फ्लॉ क्या होता है कि उसी के कैरेक्टर में कोई ऐसी कमी होगी जो अंत में जो है उसके लिए कहीं ना कहीं, अब आप सोच रहे हो मैं डीप क्यों बता रहा हूँ, मैं डीप इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब ये यूज़ में आएगा तो आप वहाँ पर भर नहीं पाएंगे, तो इसका यूज़ ध्यान समझ लीजिएगा। ठीक है, तो विलियम शेक्सपियर के प्ले में क्या है कि हर कैरेक्टर में एक ऐसी कमी है जिसकी वजह से वो अपना नुकसान कर बैठता है, वो खुद ही आधा हीरो होता है और आधा विलन बन जाता है। जैसे जूलियस सीजर ओवर एम्बिशियस है कि भैया मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं बहुत बहादुर हूँ। ठीक है, अपने आप को बचाने के लिए वो घर से बाहर उसको नहीं निकलना चाहिए, लेकिन निकला वो। ठीक है, तो वो क्या है? वो फ्लॉ है। तो फ्लॉ, फॉली और पिटफॉल एज एन ऑप्शन के तौर पर पूछे जाते हैं। फ्लॉ का मतलब है किसी इंसान के कैरेक्टर में या गुणवत्ता में कोई कमी। ठीक है, एक मिनट जरा, किसी इंसान के कैरेक्टर में या गुणवत्ता में कोई कमी हमारा फ्लॉ कहलाएगा। लेकिन अगर हम लोगों ने कोई ऐसी चीज़ की जिसमें कोई कमी नहीं है, मान लीजिए किसी इंसान ने या आपने कहीं पर कोई परफॉर्मेंस किया और परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है, वो परफॉर्मेंस बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें कोई भी कमी नहीं निकाली जा सकती, दोष नहीं निकाला सकता, ऐसे परफॉर्मेंस को इंग्लिश में फ्लॉलेस परफॉर्मेंस कहेंगे। ठीक है, फ्लॉलेस परफॉर्म, फ्लॉ क्या है? कैरेक्टर में कमी, और ऐसे परफॉर्मेंस को इंग्लिश में फ्लॉलेस परफॉर्मेंस कहेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, वो ये है कि फ्लॉलेस इतना नहीं पूछा जाता जितना कि हमारे लिए इम्पेक्केबल और इमैक्यूलेट पूछा जाता है। ये देखिए, इम्पेक्केबल और इमैक्यूलेट, ये दो वर्ड जो हैं ये दोनों परफेक्ट के लिए एज अ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ऑप्शन के तौर पर वहाँ पर हमेशा क्या है? परफेक्ट वर्ड जो है लिखा मिलता है। अब जैसे कि आपको मैं बता दूं कि जब आपको इमैक्यूलेट और इम्पेक्केबल मिलेगा तो वहाँ पर साफ़ सुथरे के लिए क्लीन या टाइडी, टाइडी आप जानते हो साफ़ सुथरा होता है, ये दोनों आपको बहुत मिलते हैं। कौन कौन से बताया मैंने? पहले तो मैंने बताया फ्लॉलेस। फ्लॉलेस का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई कमी ना हो। इम्पेक्केबल और इमैक्यूलेट ये दोनों हमारे जो है क्वेश्चन के तौर पर बनते हैं, और परफेक्ट हमारा या टाइडी हमारा क्या करता है? एज एन ऑप्शन वहाँ पर बनता है। तो क्लीन या फ्लॉलेस वहाँ पर हमको ऑप्शन मिलेगा कब? जब क्वेश्चन के तौर पर इम्पेक्केबल और इमैक्यूलेट
ये दोनों क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे। तो इम्पेक्केबल परफॉर्मेंस याद कर लीजिए। इम्पेक्केबल परफॉर्मेंस वो परफॉर्मेंस जिसमें कोई कमी ना हो, और टाइडी, फ्लॉलेस, परफेक्ट ऑप्शन के तौर पर आता है। इमैक्युलेट का मतलब वैसे भी साफ़ सुथरा होता है कि कोई चीज़ अगर गंदी संदी है तो जो हम लोगों ने, अब जैसे आपने इमैक्युलेट, चलिए कोई बात नहीं, मैं बाद में बात करूँगा, ज़्यादा वो जो है डिस्टर्बेंस हो जाएगा। मैंने जानबूझकर इमैक्युलेट के दो मतलब लिखे हुए हैं। एक यहाँ पर तो मैंने लिखा हुआ है जिसमें कोई कमी नहीं निकाली जा सकती, यानी कि फ्लॉलेस, और इमैक्युलेट का दूसरा मतलब क्या हो जाएगा, साफ़ सुथरा, यानी कि जो नीट एंड क्लीन है और व्यवस्थित है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑर्डरली। यूजुअली लड़का जब कोई किताब पढ़ेगा तो वहाँ पर इस किताब में उसको लिखा मिलेगा कि इमैक्युलेट का उल्टा डिसहेवल्ड होता है। अब आप ये सोचेंगे कि इमैक्युलेट का मतलब तो होता है जिसमें कोई कमी हो, तो डिसहेवल्ड परफेक्ट है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। चीज़ें जब सुव्यवस्थित होती हैं तो ऑर्डरली या इमैक्युलेट लगाते हैं, टाइडी लगाते हैं, यानी कि ऑर्डरली का जो ऑपोजिट है वो क्या है, डिसहेवल्ड। जब चीज़ें अस्त व्यस्त पड़ी हों तो इंग्लिश में वो डिसहेवल्ड कहलाता है। अस्त व्यस्त या गंदी संदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अनटाइडी। इमैक्युलेट साफ सुथरा, टाइडी साफ सुथरा, ऑर्डरली व्यवस्थित। डिसहेवल्ड अव्यवस्थित, अनटाइडी गंदा संदा। चूँकि गंदे संदे को इंग्लिश में शैबी बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा भिखारी, किसी को गरीब बेचारे को या किसी भिखारी को, वो अगर उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए तो ऐसे क्लोथ्स को इंग्लिश में हम लोग शैबी क्लोथ्स कहते हैं। तो शैबी जो है गंदा संदा है, ये अनटाइडी का सिनोनियम या टाइडी का ऑपोजिट। शैबी माने आप ऐसे याद कर दीजिए, शैबी क्लोथ्स मतलब फटे पुराने गंदे संदे कपड़े, ठीक है। चलिए इंग्लिश में टॉर्न क्लोथ्स तो आपने सुने होंगे, टॉर्न टीयर की थर्ड फॉर्म है, फटे हुए कपड़े। तो शैबी का मतलब गंदा संदा, डिसेबल्ड अव्यवस्थित, अनटाइडी गंदा संदा। डायलेक्ट ये देखिए 1 2 3 साफ सुथरे, 1 2 3 गंदा संदा या अव्यवस्थित। ये जो मैंने वर्ड लिखा हुआ है डायलेपिडेटेड, ये मैंने जानबूझकर अलग से लिखा हुआ है। अगर आपने कभी खंडहर देखे हो मेरे भाई, बहुत ध्यान से पढ़िएगा प्लीज़, क्योंकि ये क्लोज टेस्ट में आ चुका है। अगर आपने कभी खंडहर देखे हो तो खंडहर जो होते हैं या मकान कोई बहुत पुराना है तो जर्जर अवस्था में होता है। इंग्लिश में जर्जर अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, डायलेपिडेटेड कंडीशन कहते हैं। आई मीन व्हेन एनी काइंड ऑफ व्हेन एनी बिल्डिंग नीड्स रिपेयरिंग, उसको थोड़ा सा रिपेयरिंग की ज़रूरत है, रेनोवेशन की ज़रूरत है, और उसको आप देख रहे हैं कि उसको दोबारा फिर से उसका पुनरुद्धार करना चाहिए, तो ऐसी कंडीशन को डायलेपिडेटेड कंडीशन बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं जीर्ण शीर्ण अवस्था में होना, ठीक है, या जिसको बहुत ज़्यादा मरम्मत की ज़रूरत है। तो वो ज़्यादातर बिल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं। अब आप ये मत बोल दीजिएगा कि वो कोई व्यक्ति है तो डायलेपिडेटेड कंडीशन में है, तो डायलेपिडेटेड कंडीशन में व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति जो है उसके कपड़ों के लिए आप शैबी क्लोथ्स का यूज़ कर सकते हो, और ऐसी अव्यवस्थित जो है जगह को, कमरे को आप इंग्लिश में डिसहेबल्ड रूम कह सकते हो। क्लियर हो गया। तो चीज़ों के यूज़ अलग अलग हैं, मैं आपको सब बताता जा रहा हूँ। अगर आप नोट नहीं करेंगे तो सब बेकार हो जाएगा, वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा आपका, ठीक है। तो देखते रहिए और उसको जो है बाद में नोट एक साथ कर लीजिएगा पूरा, जल्दी जल्दी एक फॉरवर्ड कर लीजिएगा, उसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीन शॉट करके नोट कर लीजिएगा। मैं हिंदी लिखता नहीं, जगह कम है, आप सुन के जल्दी जल्दी इसको जो है नोट कर लीजिएगा बाद में, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात थी, किसी इंसान के कैरेक्टर में कोई कमी है तो इंग्लिश में वो फ्लॉ कहलाएगा, ठीक। और कैरेक्टर में कोई और जो अगर किसी इंसान का परफॉर्मेंस ऐसा है कि परफेक्ट है, जैसे कोई पारी है, परफेक्ट पारी है किसी क्रिकेटर ने खेली, फ्लॉलेस, इम्पेकेबल और इमैक्युलेट। लड़कों को यहाँ पर जो है ये दो वर्ड बड़ा परेशान करते हैं, तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। परफेक्ट, इमैक्युलेट का मतलब साफ सुथरा भी होता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑप्शन के तौर पर टाइडी और ऑर्डरली भी लगाएंगे। गंदा संदे को इंग्लिश में हम लोग अनटाइडी, डिसेबल्ड या शैबी कहेंगे। और अगर कोई मकान जीर्ण शीर्ण अवस्था में है तो इंग्लिश में उसको डायलेपिडेटेड कंडीशन बोलेंगे। आई मीन द बिल्डिंग विच नीड्स रिपेयरिंग और रेनोवेशन, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड डायलेपिडेटेड सिचुएशन या कंडीशन। बताइए क्लियर हो रहा ना, ठीक है। तो याद रखिएगा डायलेपिडेटेड जो लगाते हैं वो हमेशा ज़्यादातर बिल्डिंग में लगाते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं लगाते। चलिए ओके, अब रही बाकी वर्ड्स की बात, तो मैं उसको जो है मुझे ध्यान से सुनिएगा, सुनेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा, और ऐसे रटने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश में दो मुहावरे बहुत यूज़ करते हैं, एक है फुट द बिल और एक फिट द बिल। फुट द बिल का मतलब होता है बिल पे करना, और फिट द बिल का मतलब होता है किसी काम के लिए पूरी तरह से एलिजिबल होना, यानी उपयुक्त होना, ठीक है। But I have said that there are two idioms. The first one is called foot the bill, I mean to pay the bill, or fit the bill, to be fit for something, I mean to be eligible for something, किसी चीज़ के लिए पूरी तरह से उपयुक्त होना यानी योग्य होना। अब आपको कोई किसी चीज़ के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास कुछ नेसेसरी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, है ना। हर चीज़ के अपने पैरामीटर्स होते हैं। तो कोई भी काम करने के लिए आपके अंदर
जो ज़रूरी गुण हैं कि यार हमें ये काम करने के लिए, जैसे आपको कहीं पर सेलेक्ट होना है तो कुछ ऐसे पैरामीटर्स मांगे जाते हैं जिनको आपके पास वो सारी गुण होने चाहिए। तो इंग्लिश में ऐसे गुणों को क्रेडेंशियल्स कहते हैं, ठीक है। CREDENTIALS। क्रेडेंशियल्स आर द क्वालिटीज़, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नेसेसरी क्वालिटीज़। नेसेसरी क्वालिटीज़, ठीक। कोई काम करने के लिए जो आवश्यक गुण हैं, ठीक है। जैसे आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो आपको ये बोला जाएगा भैया कि आपको गाड़ी चलानी आनी चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए और आपकी उम्र जो है पूरी होनी चाहिए कि आप इसके लिए जो अप्लाई करने के योग्य हो। तो आप बोलते हैं कि आई हैव ऑल द क्रेडेंशियल्स, ठीक है। तो इंग्लिश में फिट द बिल, कोई काम करने के लिए सारे गुण होना। ये मैंने आपको इसलिए बताया हुआ क्योंकि जब फिट द बिल आया तो वहाँ पर एक बार ऑप्शन के तौर पे लिखा हुआ है टू हैव ऑल द क्रेडेंशियल्स, यानी कोई काम करने के लिए जो भी नेसेसरी डिमांडिंग क्वालिटीज़ हैं वो आपके पास में है, ठीक। कोई बड़ा काम करने के बाद मैंने पहले दो आपको मुहावरे बताए, फुट द बिल, बिल पे करना, फिट द बिल, कोई काम करने के योग्य होना। मैंने बताया आवश्यक गुण को बोलते हैं क्रेडेंशियल्स, ठीक है। आपने मान लीजिए कि कोई बढ़िया सा परफॉर्मेंस किया या आपने कुछ ऐसा कर दिया कि यार आपने बिल्कुल रॉक कर दिया, ठीक है, लोग आपकी तारीफ़ बहुत कर रहे हैं। तो कई बार कोई बड़ा काम करने की वजह से मिलने वाली जो तारीफ़ होती है, आपको तारीफ़ मिल जाएगी, आपको प्राइज़ मिलेगा। मान लीजिए आपको सिलेक्शन हो गया और आपने ऑल ओवर आपने यूपीएससी में टॉप मार दिया, तो आपको सरकार की तरफ से पैसा मिल रहा है, कोचिंग वाले आ रहे हैं, आपको बढ़िया बढ़िया जो है ना, अपनी तरफ से आपको गिफ्ट दे रहे हैं। तो जो भी काम करने की वजह से आपको प्रशंसा मिलता है, अवार्ड मिलता है, प्राइज़ मिलता है, मनी मिलता है, तारीफ़ मिलती है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, उनको इंग्लिश में एक्कलेट कहते हैं, ACCOLADES। और ये ज़्यादातर जो है वो प्लूरल में यूज़ किया जाता है, प्लूरल में यूज़ किया जाता है ज़्यादातर, ठीक है। कई बार आपने अगर सेलिब्रिटीज़ को देखा हो तो जब वो प्राइज़ लेने जाते हैं, अवार्ड सेरेमनी पे आप लोग स्टेज पे जाते हैं तो बड़ी सिंपल सी लाइन बोलते हैं कि थैंक्स फॉर द एक्लेट्स गिवन बाय द या रिसीव्ड बाय द गिवन बाय द ऑडियंस, नॉट रिसीव्ड बाय द ऑडियंस, गिवन बाय द ऑडियंस। यानी कि जो भी मुझे तारीफ़ मिल रही है, प्राइज़ मिल रहा है, इन सब के लिए मैं अपने ऑडियंस को धन्यवाद करना चाहूँगा। तो एक्लेट एक प्रकार का प्राइज़ है या वो प्रेज़ भी ऑप्शन पे दे सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन आ सकते हैं, प्राइज़ आ जाएगा या प्रेज़ आ जाएगा। इसमें छोटी सी बात जानने वाली ये है कि जब आप एक्लेट को ऑपोजिट की बात करेंगे तो हमारा एसएससी में जो है वो 10+2 में इसका एक ऑपोजिट पूछा गया, वो था ब्लेम। यानी कि आपको तारीफ़ मिल रही है, इसको अल्टर में क्या कर दिया, लोग आपको दोष लगा रहे हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना कि आप कितना भी अच्छा कर लो, लोग आप पर क्या करते हैं, आपकी कमी निकाल ही देंगे। तो उस प्रकार की जो आलोचना होती है इंग्लिश में ब्लेम को एज अ ऑपोजिट दे देते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, फिर भी लोग आपको जो है ब्लेम कर रहे हैं, आप में कमी निकाल रहे हैं। आप कितना भी बढ़िया कर लोगे तो निकाले आपको एक मिल ही जाएंगे, ठीक है। फिलहाल ऐसे लोगों को क्या ही करना है, एक्लेट बोलेंगे। तो कोई अब मैंने 4 चीज़ें पढ़ाई, फुट द बिल, बिल पे करना, फिट द बिल, कोई काम करने के योग्य होना, क्रेडेंशियल्स मैंने पढ़ाया हुआ है, कोई काम करने के लिए जो नेसेसरी क्वालिटीज़ होती हैं। फिट द बिल के लिए ऑप्शन के तौर पर यही आ जाएगा, ऑप्शन की हैव ऑल द क्रेडेंशियल्स। एक्लेट्स, कोई काम करने के बाद मिलने वाली तारीफ़, प्रशंसा, पुरस्कार। उल्टा करेंगे तो ऑपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, ब्लेम। अब मकान की अगर हालत ख़राब है, टूटा फूटा मकान है, तो डायलापिडेटेड कंडीशन स्पेशली जो है ये रूइंस खंडहर के लिए ज़्यादा लगाते हैं। साफ़ सुथरा है, इमैक्युलेट, टाइडी, ऑर्डरली। गंदा संदा है, अनटाइडी, डिज़ेबल्ड या शेवी। डिज़ेबल्ड स्पेशली यूज़ करते हैं डिसऑर्डरली के सेंस में। एंड दीज 5 वर्ड्स आर रियली इंपॉर्टेंट। आप एयरफोर्स से लेकर अगर आप किसी भी एग्जाम तक की बात करोगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करोगे, तो आपको ये 5 वर्ड तैयार होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको ये भी तैयार होने चाहिए, कहाँ गए, ये सारे वर्ड तैयार होने चाहिए। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए, अब यहाँ पर देखिए एक वर्ड लिखा हुआ है, हमको पता है कि कंपटीशन करने के लिए हम लोग कॉम्पीट लगाते हैं। कंपटीशन नाउन है, कॉम्पीट वर्ब है, इंग्लिश में कंटेंट भी कहते हैं। ये 3 वर्ड ध्यान से देखिए, एक ज़रा नज़र मारिए इन तीनों वर्ड्स पे। ठीक है, तो वाई, कॉम्पीट और कंटेंट, द मीनिंग ऑफ दीज 3 वर्ड्स आर प्रतिस्पर्धा करना, टू कॉम्पीट, कॉम्पिटिशन करना, ये तीनों वर्ब है। वाई, कॉम्पीट, कंटेंट। कॉम्पीट में छोटी सी बात बताना चाहूँगा, अगर आप किसी इंसान के साथ कॉम्पिटिशन करते हैं तो कॉम्पीट विद लगाएंगे, और आप किसी चीज़ के लिए कॉम्पिटिशन करते हैं तो कॉम्पीट फॉर लगाएंगे। आप किसी पोस्ट के लिए कॉम्पिटिशन कर रहे हो तो कॉम्पीट फॉर हो जाएगा। अब हम लोग मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट्स हैं, ऑडिटर के लिए जो है कॉम्पीट कर दो, वी आर जस्ट कॉम्पिटिंग फॉर दिस पोस्ट।
अब मेरा कॉम्पिटिशन स्टूडेंट के साथ में, तो आई हैव माई कॉम्पिटिशन विद दीज स्टूडेंट्स, सिंपल सी बात है। तो कॉम्पीट वर्ब है, तो जिसके साथ कॉम्पिटिशन करेंगे कॉम्पीट विद, और जिस चीज़ के लिए कॉम्पिटिशन कर रहे हैं कॉम्पीट फॉर लगा देंगे। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, मैं जो बता रहा हूँ वो कहीं ना कहीं घूम फिर कर आपके लिए काम जरूर आएगा। ठीक है, नोट तो करना ही, आप जानते हो। यहाँ पर मैंने वाई लिखा हुआ है, लड़कों को लगता है कि यार ये कॉम्पिटिशन की लेवल पे जो है वेरिएबल लिख दिया गया, बिल्कुल नहीं है। वाई में अगर आप एबल लगा दोगे तो वेरिएबल बन जाएगा, फिलहाल इसका उसमें कोई संबंध नहीं है। वेरिएबल का मतलब होता है एक ऐसा आइडिया जिसे प्रयोग में लाया जा सके। अब वहाँ पर मैं देखिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैं क्या बताने जा रहा हूँ। ठीक है, उसको मत देखिए, समझिए। कई बार आपने एक लाइन बहुत बोली होगी लाइफ में, खुद भी बोली हो, सुनी भी होगी लोगों से, कि आप जो बोल रहे हैं वो सुनने में अच्छा है, प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। अब वो प्रैक्टिकल जो आइडिया है उसको इंग्लिश में सबसे ज़्यादा जो बोला जाता है वो बोला जाता है प्रैग्मेटिक आइडिया। प्रैग्मेटिक आइडिया का मतलब है कि एक ऐसा आइडिया जो प्रयोग में लाया जा सके। क्लियर हो गया? तो प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल, फिजिबल, ये 3 वर्ड सबसे ज़्यादा बोलने में भी यूज़ किए जाते हैं। वेरिएबल इतना यूज़ नहीं किया जाता, ये तो कॉम्पिटिशन में आता है। प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक और फिजिबल। तो वो कई बार मैंने लोगों को बोलते सुना है कि भाई साहब ये आइडिया सुनने में तो अच्छा है बट ये फिजिबल आइडिया नहीं है, इट इज़ नॉट फिजिबल आइडिया। तो एक ऐसा आइडिया जो प्रयोग में लाया जा सके, इंग्लिश में ऐसे आइडिया को प्रैग्मेटिक आइडिया, फिजिबल आइडिया या प्रैक्टिकल आइडिया हम लोग इंग्लिश में जो है कहते हैं इसको। ठीक है, जैसे प्रयोग में लाया जा सके। उल्टा कर देंगे तो इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा। बताइए, क्लियर हो गया? तो वी हैव 4 वर्ड्स फॉर समथिंग विच इज़ प्रैक्टिकल, आई मीन विएबल, फिजिबल, प्रैक्टिकल एंड pragmatic. Pragmatic is such a word which is used in most of the situations. वहाँ पर सबसे ज़्यादा सिचुएशन जो वर्ड यूज़ करते हैं वो pragmatic ही यूज़ करते हैं, एंड द वर्ड which is used secondly in the second word and practical. क्लियर हो गया? pragmatic, practical, feasible और viable. तो आपके बाद जब आप क्लोज टेस्ट कर रहे होंगे तो वहाँ पर लिखा होगा, अभी मैंने एक हालिया में क्लोज टेस्ट कहीं पर मैच कराया था, मुझे याद नहीं है, तो वहाँ पर भी ऑप्शन के तौर पर जो है फिजिबल हमको जो है लगाना था। इसका मतलब था कि एक ऐसा आइडिया जो प्रयोग में लाया जा सके, सुनने में अच्छा, हाँ ये लिखा हुआ था कि सुनने में अच्छा है लेकिन ये फिजिबल नहीं है। तो फिजिबल मतलब जिसको प्रयोग में लाया जा सके। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि आप लोगों ने ये जो वर्ड शुरू किए यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो वर्ड आप देख रहे हो 2015, 16, 17, ये जो बीच की साल थे हमारे, अगर आप 10 साल का जो अवधि लेंगे, डेकेड की अवधि, लास्ट डेकेड की, तो उसमें बीच के जो 3-4 साल हैं, अभी 4-5 साल पहले तक, तो ये वर्ड यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत ज़्यादा पूछा था, स्पेशली 14, 15, 16, 13, 14, 15, 16। ठीक है, ये 4 साल हमारा क्या है कि इन वर्ड्स को बहुत पूछा गया। एसएससी सीजीएल में बहुत पूछा गया, एसएससी सीजीएल में, और आप ये समझ लीजिए कि हमारे सीडीएस के एग्जाम में, एनडीए के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा गया। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट सबके लिए इंपॉर्टेंट है, अभी तो 2-3 साल से वर्ड थोड़े से कम आ रहे हैं। फिलहाल ये वर्ड बहुत पूछा था, विंडिकेट का मतलब सफाई देना। आप जब किसी इंसान को जस्टिफिकेशन देते हो, क्लेरिफिकेशन देते हो, तो इंग्लिश में जस्टिफाई करना, प्रूफ देकर किसी चीज़ को सही साबित करना, इंग्लिश में विंडिकेट कहलाएगा। तो विंडिकेट जो है वो जस्टिफाई होता है। विंडिकेट का मतलब होता है किसी चीज़ को जस्टिफाई करना, यानी प्रूफ देकर किसी चीज़ को सही साबित करना। क्लियर हो गया? विंडिकेट और विंडिक्टिव दोनों में बहुत अंतर है। बच्चे इसको याद करने का मैं बताऊँ, आपको साइकोलॉजी बता दूँ याद कैसे होगा। सुनिए, ध्यान सुनिए। क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे इसको, तो विंडिकेट हमारा एक वर्ब है, ये एटीज खत्म हुआ है तो देख के लग रहा है यार ये वर्ब है, और ये जो आप देख रहे हो ये टिव से खत्म होने जितने वर्ड होते हैं, ठीक है, ये सारे वर्ड हमारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, यानी कि इसमें कोई ना कोई नाउन साथ में लगाना पड़ेगा। विंडिक्टिव नेचर, अब इसको ऐसे लिख लीजिए, विंडिक्टिव नेचर। अगर कोई इंसान विंडिक्टिव नेचर का है तो उसका मतलब वो टिट फॉर टैट में बिलीव करता है, यानी वो रिवेंजफुल फीलिंग का है। एक ऐसा इंसान जो स्पाइटफुल फीलिंग का है, प्रतिशोध, ये जो अपने को अगर याद हो किसी इंसान को, तो जो प्रतिशोध की कार्रवाई में बिलीव करता है, टेट फॉर टैट में बिलीव करता है, ऐसे इंसान को बोलते हैं। उसके स्वभाव के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं, ही इज़ अ मैन ऑफ विंडिक्टिव नेचर। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ही इज़ अ मैन ऑफ विंडिक्टिव नेचर। तो विंडिकेट और विंडिक्टिव दोनों में डिफरेंस है। विंडिकेट वर्ब है, सफाई देना। विंडिक्टिव स्पाइटफुल, रिवेंजफुल। ये 3 ऑप्शन ही सबसे ज़्यादा इसमें आते हैं। कौन कौन सा? विंडिक्टिव, स्पाइटफुल और रिवेंजफुल। ये 3 ऑप्शन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं एक तीनों के लिए। विंडिकेट सफाई देना क्या हो जाएगा, जस्टिफाई। एग्जाम्पल तो आप लिखेंगे, ही इज़ अ मैन ऑफ विंडिक्टिव नेचर। क्लियर हो गया? और मकान की हालत कैसी थी, डायलेपिडेटेड कंडीशन थी वहाँ पर, आपको याद होगा। ठीक है, चलिए
यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है, corroborate, validate, substantiate, demonstrate। आपको अगर याद हो तो हम लोग हिंदी में याद क्या हो, आप लोग अक्सर बोलते हैं भैया डेमो दो, डेमो दो, डेमो दो। डेमो इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स आप किसी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करते हो। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज़ को जो है करके दिखा रहे हो, ताकि लोगों को भरोसा हो यार ये चीज़ गलत है, कहीं ऐसा नहीं ख़राब तो नहीं है, या जो भी है उस चीज़ को आप जो है एक प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हो लोगों को। तो हिंदी में अगर बोलेंगे तो सबूत देकर सत्य प्रमाणित करना। सबूत देकर सत्य प्रमाणित करना, ये हमारा हिंदी में जो है इसका मतलब हो जाएगा। तो सबूत देकर सत्य प्रमाणित करना जो आपने बोला हुआ है, उसके लिए डेमोन्स्ट्रेट के लिए 3 वर्ड हमारे पास में, corroborate, validate, substantiate। और मैं बता दूं आपको, पिछले कुछ महीनों में मैंने ये वर्ड एक बार भी नहीं पढ़ाया हुआ है, तो बच्चों के लिए समझ गया होंगे कितना इंपॉर्टेंट है। corroborate, validate, substantiate, demonstrate। डेमोन्स्ट्रेट का दूसरा मतलब नाराज़गी जाहिर करना भी होता है। जो लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट करते हैं, एजिटेट करते हैं, इंग्लिश में उसको जो है विरोध प्रदर्शन करते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर लिख दूँ तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा प्लीज़, इधर ध्यान दीजिए। डेमोन्स्ट्रेट का दूसरा मतलब कैसे लिखेंगे? नाराज़गी जाहिर करना। नाराज़गी जाहिर करने के लिए इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटेस्ट करते हैं भैया सड़कों पर आकर, एजिटेट करते हैं। आप डी की जगह आर लगा दीजिए, रेमोन्स्ट्रेट। तो नाराज़गी जाहिर करने के लिए स्पेशली सड़कों पर उतरकर जो अपनी नाराज़गी जाहिर करते हैं, भीड़ अगर या मॉब करती है, तो इंग्लिश में डेमोन्स्ट्रेट का सिनोनिम डी की जगह आर लगा दिए, रेमोन्स्ट्रेट, प्रोटेस्ट और एजिटेट। ये चारों जो हैं नाराज़गी जाहिर करने के लिए, सबूत देकर सत्य प्रमाणित करने के लिए इंग्लिश में corroborate, validate, substantiate और demonstrate लगाते हैं। डेमोन्स्ट्रेट का सेकंड मीनिंग, द सेकंड मीनिंग ऑफ डेमोन्स्ट्रेट कॉल टू शो योर एंगर स्पेशली ऑन पब्लिक प्लेसेस लाइक remonstrate, agitate and protest. Fine. So it is time to revise all these words again. So what we started a class with a word. The first word was fabricate the story. It means to make a false story. The synonyms to these words were cook up, trump up, concoct, fabricate, spin the yarn. Clear? To show false feeling as a verb, we use affect is a verb. This thing you must know. Feign, simulate, affect, dissemble, sham, assume, pretend, all these words means to make to show false feelings, आपके मन की फीलिंग को छुपाना और कोई दूसरी फीलिंग दिखाना। A person who pretends to be what he is not exactly, the person is called impostor and hypocrite. Fine. हाँ, अफेक्ट में मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है कि when I tell my daughter to go to the school से, क्योंकि जब ये आपको भरने को आएगा तो वहाँ पर 3 ऑप्शन दे देंगे, अफेक्ट दे देंगे, इफेक्ट दे देंगे, कुछ और वर्ड दे देंगे, आपको ये पता होना चाहिए। Inculcate and instill, to teach something by making, by revising again and again, especially when you teach discipline to the children, or when you teach something good to someone, we use inculcate and instill, used especially with the juniors. No, flaw, folly, pitfall, the mistake in character. And when you make a performance which is exactly perfect, this is called in English flawless performance, impeccable performance, immaculate performance, tidy performance. इमैकुलेट का सेकंड मीनिंग क्या है? साफ सुथरा, यानी कि क्लीन है, टाइडी है, ऑर्डरली है। इन टॉकिंग अबाउट एंटोनियम टू दीज वर्ड्स आर अनटाइडी, डिसेबल्ड एंड शैबी। डायलापिडेटेड इज यूज्ड एग्जैक्टली फॉर अ बिल्डिंग विच इज नो, एक प्रकार से खंडहर है, टूटी फूटी है। क्रेडेंशियल्स, नेसेसरी क्वालिटीज, नेसेसरी क्वालिटीज डिमांडेड टू फिल अप एनी काइंड ऑफ प्रॉपर एरिया और स्पेसिफिक एरिया। एक्लेड, कोई काम करने के बाद में मिलने वाली तारीफ, प्रशंसा, प्राइज, रिवॉर्ड, मनी एटसेट्रा रिसीव्ड आफ्टर डूइंग समथिंग ग्रेट। फुट द बिल, टू पे द बिल, फुट द बिल नोट कर लीजिएगा अलग से, फिट द बिल, टू बी परफेक्ट फॉर समथिंग। ये सब का मतलब हो जाएगा कॉम्पिटिशन करना। ये है 3 वर्ड इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैग्मेटिक मतलब जिसको प्रयोग में लाया जाए, इसके प्रैक्टिकल है। तो हिंदी में आप ये बात बोला करो जिससे आपको याद हो जाएगा कि यार ये आइडिया फिजिबल नहीं है, ये आइडिया प्रैग्मेटिक नहीं है। सफाई देना, बदले के भावना से प्रतिपूर्ण, सबूत देकर सत्य प्रमाणित करना, और ये जो हमारे वर्ड लिखे हुए इन सब का मतलब हो जाएगा सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करना या अपना गुस्सा जाहिर करना। क्लियर हो दोस्तों? तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, एंड आई एग्जैक्टली एक्सपेक्ट यू ऑल कि आप लोग चीज़ें जो हैं पढ़ें और नोट करिए। इफ़ यू आर जस्ट वॉचिंग द वीडियो एंड यू आर नॉट नोटिंग इट डाउन, तो जस्ट इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ फॉर्मेलिटी, नथिंग एल्स। आप अपने आप को एक प्रकार से उल्लू बना रहे हो, आप भी जानते हो कि आप अपना जो है खाना पूर्ति करो। नोट करिए, वर्ड सारे इंपॉर्टेंट हैं, और आपको तो पता ही है कि मैं कभी कोई ऐसा वर्ड नहीं लूँगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा। कोई इसमें प्रयोग नहीं चला, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, ठीक है।
नोट करिए इसको दोस्तों, पढ़िएगा और हो सके तो आप दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और उन लोगों से शेयर ज़रूर कीजिए जो कहीं ना कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका कर्तव्य बनता है, अपने कर्तव्य को पूरा कीजिए। मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ, आप भी करिए। मिलते हैं कल के टाइम दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट, थैंक यू ऑल।